खबर दिन पर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बीजेपी पैसों के दम पर बंगाल में मुसलमानों को तकसीम करने की कर रही है कोशिश। वजीर आला ममता बनर्जी का इल्जाम। कांग्रेस दौरे हुकूमत में शुमाल मशरकी इलाकों में हुई तीरंदाजी। बीजेपी हुकूमत ने इस तीरंदाजी को रोक दिया। किरण रिजिजू का बयान। बुलंदशहर इज्तिमाई असमत दरी केस अदालत ने पांचों मुजरिमों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 1,80,000 रुपए जुर्माना आए। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फौजी सरबराह असीम मुनीर को मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा। दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर दिया गया एजाज। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड ने आजाद तिजारती मुआहदे पर बातचीत की मुकम्मल। पीयूष गोयल ने मुआहदे को करार दिया तारीखी। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो पैसों के दम पर बंगाल में मुसलमानों को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को मुल्क से खत्म करके ही दम लेंगी। ममता ने कहा कि अगर वो बंगाल जीतती हैं तो बीजेपी से दहली भी छीन लेंगी। एसआईआर मामले पर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि 58 लाख नाम हटाने के बाद भी वो 1.5 करोड़ नाम हज़फ करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन हर 2 दिन में नई हिदायतें दे रहा है। ये सब 2026 में बीजेपी को कामयाब कराने के लिए हो रहा है। कई वोटर्स परेशान हो रहे हैं। ऐप में खामी है। एसआईआर और ऐप के लिए कोई एसओपी नहीं दिया गया। ये गैर आईनी और गैर जमहूरी है। 22 থেকে 24 বার ইলেকশন কমিশন নির্দেশ চেঞ্জ করছে। প্রতিদিন একটা করে নির্দেশ চেঞ্জ করছে। এভরিডে ইচ এন্ড এভরিডে ইউ আর দ্য কালপ্রিটস। বিজেপি আর দ্য কালপ্রিটস। বিজেপিকে জেতানোর জন্য জামাই দিয়ে মেয়ে দিয়ে শ্বশুর চেয়ারম্যান পরিবর্তন করতে গিয়ে 22 থেকে 24 বার ইলেকশন কমিশন নির্দেশ চেঞ্জ করছে। প্রতিদিন একটা করে। मगरबी बंगाल में टीएमसी से मुअत्तल किए गए लीडर हुमायूं कबीर ने अपनी खुद की सियासी पार्टी का आगाज किया। तृणमूल लीडर कुणाल घोष ने हुमायूं कबीर पर तबसरा करते हुए बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी तृणमूल को शिकस्त देने के लिए नए नए हरबे इस्तेमाल कर रही है। वो बी टीम, सी टीम, डी टीम, वो मास्क पहना के तो कुछ लोगों को ये पॉलिटिक्स का बाजार में उतार दिया वोट डिवाइड करने के लिए। तो ये वोट डिवाइड करने के लिए जो लोगों को उतार दिया उसका मेन टारगेट है एंटी भाजपा वोट डिवाइड करके भाजपा को फायदा देना। तो ऐसा कुछ लोग मैदान में हैं, लेकिन बंगाल का जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, उसका मालूम है भाजपा को अगर रुकना है, पूरा भारत में सिर्फ तृणमूल ही ममता दीदी ने भाजपा को बंगाल में रोक दिया है। तो अगर भाजपा को डिफीट करना है तो तृणमूल उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए। एक भी वोट इधर उधर चला गया वो घुमा फिरा के वो। आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी हुकूमत पर शदीद इल्जाम आयद किए। उन्होंने कहा कि गुजरात में आदिवासी बिरादरी के फलाह बहबूद के लिए मुख्तस की गई खतीर रकम को असल मकासद के बजाय सियासी रैलियों, नुमाइशी तकरीबात पर खर्च किया गया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज ने भी हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर होने वाली भारी अखराजात की कोई वाज़ेह वजाहत नहीं दी जा रही। कार्यक्रमों में खा गए 7 करोड़ रुपए लोगों को जुटाने के लिए, बसेस अरेंज करने के लिए
इस कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए टॉयलेट और साफ सफाई के लिए खर्च कर दिए गए इस कार्यक्रम में। ये सब हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये सारा फंड जो खर्च किया गया, इसका ज्यादातर हिस्सा आदिवासी कल्याण के लिए जो फंड होते हैं उसमें से इस्तेमाल किया गया। करोड़ों करोड़ रुपया जो आदिवासी समाज के कल्याण के लिए लगना चाहिए था, उनके लोगों की सुविधाओं के लिए मिलना चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए प्रधानमंत्री जी, गुजरात के मंत्री और वीआईपी लोगों के ऊपर खर्च कर दिया गया। एक स्कूल चाहते थे जिसके अंदर वो अपनी शूटिंग कर सकें, और वो स्कूल नहीं मिला तो नकली स्कूल बना के उन्होंने एक कंप्यूटर लैब बना के उसमें शूटिंग करी। उस गुजरात में जहां ये हालत है शिक्षा की, आदिवासियों की, वहां पे करोड़ों रुपए का खर्च प्रधानमंत्री के एक कार्यालय में पड़ता है। मैं चाहूंगा, मरकजी वजीर किरण रिजिजू का कहना है कि जब से बीजेपी हुकूमत आई है, शुमाल मशरकी इलाकों में गैरकानूनी दरअंदाजी को रोक दिया गया, लेकिन जो लोग पहले से गैरकानूनी तौर पर यहाँ मुकीम थे उनको हटाने का अमल जारी है। रिजिजू ने कहा, हिंदुस्तान के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर दरअंदाजी करने वालों को हटाना भी हमारी जिम्मेदारी है। बीजेपी आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में इलीगल माइग्रेंट्स आना तो अभी रोकथाम हो गया। जो इलीगल पहले से है उसको कैसे निकालना है उसका प्रक्रिया चल रहा है। जब तक कांग्रेस सरकार थे तो बांग्लादेशी घुसपैठी तो फ्री से ही आते थे। उनको यहाँ तक कि कांग्रेस वाले वो ग्रुप बना करके, कागज बना करके, स्टैम्प लगाकर उनको वोटर लिस्ट में डाल के वोट बैंक बना करके सारा इलीगल माइग्रेंट्स को कांग्रेस पार्टी ने ही बसाया है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो चाहे बाकी जगहों में हो। तो जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनका माई बाप तो कांग्रेस पार्टी है। हम लोग का काम ये है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है उसको चुन चुन के बाहर निकलना। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि विकसित भारत जी स्कीम गांव की जामे तरक्की और रोजगार के मजीद मौके फराहम करने के लिए बनाई गई है। इस स्कीम में न सिर्फ दिनों का इजाफा किया गया है बल्कि उजरत भी बढ़ाई गई है। पहली चीज तो ये कि विकसित भारत जी योजना गांव के संपूर्ण विकास के लिए और रोजगार के और ज्यादा अवसर देने के लिए बनाई है। अब योजना में 100 दिन नहीं, 125 दिन मजदूर भाई बहनों को मजदूरी देने की गारंटी है, गारंटी, कानूनी गारंटी। तो 25 दिन और ज्यादा बढ़ गए, और केवल दिन नहीं बढ़ा है, पैसा भी बढ़ाया है। इस साल 25-26 में जो बजट में प्रावधान था 88,000 करोड़ था। अब अगले साल के लिए प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़। पौने 2 गुना से ज्यादा राशि बढ़ाइए ताकि ज्यादा दिन काम भी दें और काम के साथ साथ गांव का विकास भी सुनिश्चित करें। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि यहाँ की मिट्टी खोद के वहां डाल दी। अब गांव वाले बैठ के ग्राम पंचायत इस राशि से कौन सी चीज बनना चाहिए ये उनका अधिकार है, और वो तय करेंगे कि आंगनबाड़ी बनाना है, कि स्कूल बनाना है, कि पंचायत भवन बनाना है, कि सड़क बनाना है, कि नाली बनाना है, कि तालाब बनाना है। गांव मिलकर तय करेगा। आजीविका मिशन से संबंधित काम भी हो सकते हैं। तो इस पैसे का सार्थक उपयोग होगा। इसमें यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि मजदूरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ते की पुख्ता व्यवस्था। पहली चीज तो दिल्ली में मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में डीआरडीओ और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। इस मुफाहमत नामे का मकसद दिफा और दाखिली सलामती के शोबों में तहकीक, तालीम, तरबियत और टेक्नोलॉजी में ताउन को फरोग देना है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स के मौके पर मुल्क भर से अकीदतमंद अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं और मज़ार पर चादर चढ़ाई जा रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी दरगाह शरीफ के लिए चादर रवाना की है। ये चादर वज़ीर दिफा की जानिब से अजमेर दरगाह कमेटी के साहिब
साबिक नायब सदर मुनव्वर खान को सौंपी गई। मुनव्वर खान कल दोपहर 1 बजे दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज पर चादर और फूल चढ़ाएंगे। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने पीर को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाई। मरकजी वजीर ने कौम के नाम पर वज़ीर आज़म का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। रिजिजू ने इस दौरे को एक एजाज़ भी करार दिया। मुल्क भर में भाईचारे, मोहब्बत और अमन के लिए दुआ भी की। मरकजी वजीर रिजिजू ने कहा कि वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पूरी काबीना की जानिब से ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर चादर चढ़ाने का मौका मिला। राजस्थान हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर जिला झालावाड़ में महिला शक्ति कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि खवातीन को बाख्तियार बनाए बगैर मुल्क और रियासत की तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने खवातीन को खानदान की बुनियाद और कौम की तामीर का हकीकी मुअम्मार करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर गरीबों, नौजवानों, किसानों, खवातीन के साथ रियासत भर में राब्ते किए जा रहे हैं। माध्यम से जिस तरह से हमारी बहनें काम कर रही हैं, आज मैं झालावाड़ के लोगों के लिए 339 करोड़ रुपए से अधिक के 38 विकास कार्यों की सौगात लेकर के आया हूं, जो आपके सामने हुए हैं। आज सोलर संयंत्र, सड़क, अपशिष्ट संशोधन संयंत्र, नर्सरी और कार्यालय भवन आदि से जुड़े करीब 98 करोड़ रुपए के विकास कार्य जिले वासियों को समर्पित किए गए हैं। आज ही हमने बिजली सब स्टेशन, सौर ऊर्जा संयंत्र, विद्यालय भवन, सड़क, अपशिष्ट संशोधन संयंत्र, एनीकट, पुलिस बैरक के निर्माण आदि से जुड़े 241 करोड़ रुपए से अधिक राशि का विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। आज ग्राम दुधालिया में महिलाओं द्वारा संचालित गौशाला बायोगैस प्लांट अब मियाबाकी उद्यान का भी लोकार्पण किया। हमने आज लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं के लिए राशि का हस्तांतरण किया है। इस योजना के माध्यम से बेटियों को जन्म से लेकर के शिक्षा और युवा अवस्था तक सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। पहले यह राशि 1 लाख रुपए थी, इसे बढ़ा करके हमने 1.5 लाख रुपए कर दिया। अब तक प्रदेश में 4,60,000 से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। झालावाड़ जिले में ही, आपके जिले में बता रहा हूं, 34,000 से अधिक बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। 34,000 बेटियां इस योजना। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के हालिया बयान पर सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा का कहना है कि आरएसएस ने कभी भी आइन से इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे आइन के अहम मुअम्मार थे। डी राजा ने कहा कि आरएसएस जात-पात के निज़ाम और अदम मसावात को बरकरार रखती है, लेकिन हमारा आइन शहरियों के दरमियान इंसाफ और मसावात को फरोग देता है। People of India will appreciate Mohan Bhagwat because he has agreed that sun rises in the east. He has found out great discovery that sun rises in the east, and Mohan Bhagwat should be awarded by Mr. Modi, the Prime Minister. What they are talking? Firstly, we should understand RSS never agreed with the Constitution. Ambedkar was the principal architect of our Constitution. When he was heading the drafting committee, there was tremendous pressure on Ambedkar to declare India as a theocratic nation, particularly Hindu Rashtra. Ambedkar rejected the idea of Hindu Rashtra emphatically, and Ambedkar said, if at all Hindu Rashtra becomes a reality, a fact, that will be the biggest calamity for the nation. Now, Mohan Bhagwat is really telling India is facing the calamity. That is why he is saying no constitution. उत्तर प्रदेश में एक अदालत ने बुलंदशहर इज्तिमाई अस्मत दरी केस के 5 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हर मुजरिम पर 1,81,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। सजा पाने वालों में कन्नौज के जुबैर और साजिद और फर्रुखाबाद के रहने वाले धर्मवीर, नरेश और सुनील शामिल हैं। तहकीकात के दौरान 3 मुलजिमीन को बेकसूर पाया गया था। पांचों के पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक अपराधी पर माननीय न्यायालय के द्वारा 1,81,000 रुपए प्रत्येक पर
अर्थदंड आरोपित किया गया है, जिसमें से आधा आधा जो अर्थदंड है वो माता को और पीड़िता को मिलेगा। 25 गवाह अभियोजन के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे। 169 जो प्रपत्र थे अभियोजन के वो साबित किए गए थे, और जो डीएनए मिला है वो उससे मुकदमे को बहुत बल मिला था। कोर्ट माननीय न्यायालय ने ऑल द क्रेडिट्स गो टू द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ द ओपी वर्मा साहब। कोर्ट ने ये संदेश दिया है कि जो डेमंस है, इस तरह के राक्षस हैं, उनको सभ्य समाज से दूर रखकर जेल में रहना चाहिए। पर यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि उस समय कानून में 376D में और 6 पॉक्सो में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल के बाद कशीदगी बरकरार रही। ऐसे में पीर के रोज बांग्लादेश के नेशनल सेंटर्स पार्टी के एक सीनियर लीडर को गोली मार दी गई है। आपको बताते चले एनसीपी की ओ वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के लीडर मोहम्मद मतलब को गोली मारी गई और उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पार्टी कायदीन के मुताबिक मोहम्मद मतलब खुलना में आइंदा दिनों में मुनक्किद होने वाले डिविजनल लिबरल रैली की तैयारी में मसरूफ थे। और बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के एक और वाक़ये ने तशवीश की लहर दौड़ा दी है। गुज़श्ता हफ्ता हिंदू नौजवान दीपू चंद्र दास को हुजूम के हाथों हलाकत के खिलाफ दारुल हुकूमत ढाका में शदीद एहतजाज देखने में आया। हिंदू मजहबी तंजीमों और अक़लियती गिरोहों ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया और इंसाफ का मुतालबा किया। इस हवाले से आप देखिए तफसीली रिपोर्ट। बांग्लादेश में 18 दिसंबर को हिंदू नौजवान दीपू चंद्र दास की हलाकत के बाद मुल्क की अक़लियतों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। म्यामिन सिंह इलाके में अक़लियती नौजवान की हुजूम के हाथों हलाकत के खिलाफ दारुल हुकूमत ढाका में शदीद एहतजाज देखने में आया है। हिंदू मजहबी तंजीमों और अक़लियती ग्रुप्स ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया और इंसाफ का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और मुजरिमान को सज़ा देने के मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि दीपू चंद्र दास को हुजूम ने बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया, जो न सिर्फ इंसानियत बल्कि कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वाक़ये में मुलव्विस तमाम अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। मुजाहिरे के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के हालिया बयान पर आरजेडी लीडर मनोज झा ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में इंतशाराना सिर्फ पूरे मुल्क के लिए बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लिए तशवीश का बायस है। बांग्लादेश के जन्म की कहानी से वाकिफ हूं और उस इतिहास को भी पढ़ा और अपनी भूमिका को भी जानता हूं। भारतवर्ष की भूमिका, हमारी सरकार और सेना की भूमिका, उस भूमिका के आलोक में, उस इतिहास के आलोक में अगर मैं हालिया घटनाक्रम को देखूं तो वो चिंता का सबब है। जो क्योस है, ऑर्गेनाइज्ड क्योस, अराजकता हमारे पड़ोस में, वो चिंता का विषय है पूरे देश के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि उनका बयान वो वहां की घरेलू राजनीति में भी है, शेख हसीना जी, लेकिन हमारी सरकार समय रहते वो जो डेवलपमेंट जब तख्त पलट हुआ हम कितना उसको समझ पाए थे, क्या प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लिया था, और अभी जब ये सब चीजें हो रही हैं तो हमारी ओर से पहलकदमियां क्या रही हैं, कंडमनेशन की भी जुबान हमने अभी तक देखी नहीं। ये मैं अक्सर सोचता हूं पूरी की पूरी डिप्लोमेसी को ऑप्टिक्स में इतना उलझा के रख दिया ना कि जटिल और गंभीर। तुर्की के पार्लियामेंट में हंगामा और मारपीट की एक वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पार्लियामेंट में बजट पर वोटिंग के वक्त अरकान पार्लियामेंट सब्र का दामन छोड़ बैठे और हाथापाई करते नजर आए। तुर्की की असेंबली के जनरल असेंबली में बजट पर वोटिंग से ऐन कबल हालात अचानक कशीदा हो गए। CHP के ग्रुप डिप्टी चेयरमैन मुराद अमीर उठकर हुक्मरान AK पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मुस्तफ़ा के पास गए और अमीर के मुस्तफ़ा के पास जाने के साथ ही पूरा मामला शुरू हो गया। बताते चले AK पार्टी और CHP के सभी अरकान पार्लियामेंट इस हंगामे में शामिल हो गए, जिससे ऐवान में जबरदस्त अफरा तफरी पैदा हो गई।
सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फौजी सरबराह असीम मुनीर को मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा। सऊदी के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के शाही हुक्म पर अमल दरामद करते हुए सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल असीम मुनीर को शाह अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा। ये एजाज पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने, ताउन को फ़रोग़ देने और दोस्ती के रिश्तों को मजबूत बनाने में फील्ड मार्शल असीम मुनीर की नुमाया और मौसर काविशों के एतराफ़ में दिया गया है। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत मुकम्मल कर ली है और आइंदा साल के इब्तिदा में इस मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसका मकसद इख्तरा और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। यह मुआहदा सिर्फ 9 माह के अंदर मुकम्मल हुआ, जो किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ हिंदुस्तान के तेज़ तरीन तिजारती मुज़ाकरात में शुमार होता है। इस मुआहदे का सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि न्यूजीलैंड ने भारतीय बरामदात पर 100% ड्यूटी ख़त्म करने पर इत्तफाक किया। न्यूजीलैंड ने आइंदा 15 बरसों में हिंदुस्तान में तकरीबन $20 अरब के सरमायाकारी का वादा किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इख्तराई शोबों में होगी। आज़ाद तिजारती मुआहदों पर तबसरा करते हुए मरकजी वज़ीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल ने कहा, यह एक तारीखी और संगमील मुआहदा है। In finalizing this agreement. Thank you very much. It's also our third FTA with a Five Eyes nation, Australia, UK and now New Zealand. We are soon going to launch discussions for the terms of reference with Canada also. And we are already at an advanced stage in our discussions with the USA. This reflects the growing strategic importance of India in इक़्तिसादी माहिरीन ने हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आज़ाद तिजारती मुआहदे का खैर मकदम किया है। उन्होंने इसे हिंदुस्तान की आलमी तिजारती हिकमत अमली में एक अहम संगमील करार दिया। New Zealand FTA is a very, very significant milestone in India's global trade strategy. This year, after UK FTA and Oman FTA, I think this is the third FTA Government of India has signed with advanced economies. I think this is going to give a lot of boost to our exporters, especially small businesses. Across the sectors like textiles, apparels, engineering goods, in professional services, even in agriculture products and gems and jewelry. And, trade of India and New Zealand currently is around $2.4 billion, which is expected to double in next 4 to 5 years. And New Zealand has also committed to invest around $20 billion in Indian economy in next 15 years. I think that is going to give a lot of boost to the innovation ecosystem in India. And also there are going to be a lot of job creations. And especially at the backdrop of the tariff war, which India is facing, this new strategy of diversified markets is. खबर दिन भर में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।